Assalamu alaikum. My name is Dr. Mariam Iqbal. I'm working as a consultant gynecologist here at IMC Hospital, Lahore Defense. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसको आम जुबान पे इनफर्टिलिटी कहते हैं या जिसे हम अब सब फर्टिलिटी कहते हैं कि एक कपल है जो कि 1 साल से ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए और इकट्ठे रह रहे हैं और रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और 1 साल गुजर गया है इस बात को। इसी फोरम पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे कपल्स हमारे पास बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज ले आती हैं या उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से परेशान होते हैं और शादी के 3-4 माह के बाद ही डॉक्टर के पास आना शुरू कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत से डॉक्टर्स उनका प्रेशर लेके उनको दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर एक कपल रेगुलरली ट्राई कर रहा है और 1 साल से इकट्ठा रह रहा है तो 80% चांस है कि वो विदाउट मेडिकेशन नेचुरली ही कंसीव कर ले विद इन 1 ईयर, और अगर वो 2 साल ट्राई करते हैं तो 90% कंसीव कर जाते हैं और 1 साल से पहले किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इन ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनकी लिमिट्स हैं देने की, इसलिए प्लीज़ यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली अनट्रेंड या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स भी दवाइयाँ लिख के दे रही हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सबको पता है कौन सी दवाइयाँ इंटरनेट से पढ़ के लोग ले रहे हैं, और ये इतनी परेशानी वाली बात है बिकॉज ये सीरियस ड्रग्स हैं जिनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मेरा मैसेज इन कपल्स के लिए ये है कि अगर कोई इशू नहीं है, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है अनलेस यू हैव ट्राइड फॉर एटलीस्ट 1 साल। अच्छा, कुछ सिचुएशंस में 1 साल का टाइम हमें कम करना पड़ता है, जैसे वो कपल्स हैं जिनकी एज, जैसे फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है या मेल की एज 40 से ज़्यादा है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिनको ऑलरेडी उन्हें पता है जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है या एंडोमेट्रियोसिस है, या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें उन्हें बता दिया गया है कि उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है, तो फिर तो वो इससे पहले अपने टेस्ट एटलीस्ट करवा लें। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जंप करना टू मेडिकेशन इज़ नॉट अ सेंसिबल ऑप्शन। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने नेचुरली ट्राई करना है। नेचुरली ट्राई करने का तरीका ये होता है कि इफ़ दे हैव अ साइकिल ऑफ 28 डेज, दे कैन यूटिलाइज पीरियड्स के 9th डे से 21 डेज तक हम यूजली ये एडवाइस करते हैं कि एवरी ऑल्टरनेट डे दे शुड ट्राई नेचुरली। अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी 1 साल में नहीं हो रही है या वो थोड़ी सी एंग्जाइटी का लेवल हो गया है, तो आप टेस्ट करवा लें, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए 1 साल ज़रूर वेट करें। टेस्ट की क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्मोन प्रोफाइल होती है, जो मेंसेस के सेकंड डे किए जाते हैं, जो किसी भी अच्छी लैब से कराए जा सकते हैं। ये फीमेल के टेस्ट हैं। उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड जो कि आप पीरियड्स के डे 12 पे भी करवा सकते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि नेचुरली एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि अक्सर नहीं करवाया जाता और दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं, वो मेल का टेस्ट है। इसके बगैर दवाइयाँ शुरू करना ज़्यादती है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है मेल सब फर्टिलिटी। तो बिल्कुल भी ये अज्यूम करना कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल गलत बात है। स्पेशली इफ इज़ अ स्मोकर या कोई और कंडीशन है, तो उनको टेस्ट अपना सबसे पहले कराना चाहिए, क्योंकि वो एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो हस्बैंड का टेस्ट है वो सीमन एनालिसिस के नाम से होता है, जिसे 3 से 4 दिन का गैप होना ज़रूरी है, जो किसी भी अच्छे लैब से करवाया जा सकता है, पर प्रेफरेबली जहाँ IVF सेंटर्स होते हैं वहाँ ये टेस्ट बेहतर तरीके से लिया जाता है, क्योंकि रूटीन में ये टेस्ट वहाँ किया जाता है। इसमें सैंपल आपने लैब में जाके देना होता है और विद इन 3 to 4 डेज़ का गैप एटलीस्ट होना चाहिए ऑफ बीइंग टुगेदर, बिकॉज अगर ज़्यादा गैप हो या बहुत कम गैप हो तब भी रिपोर्ट ठीक नहीं आती। सो ये मेल का टेस्ट है। उसके बाद फीमेल टेस्ट आपको मैंने बताया ब्लड टेस्ट है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है, अल्ट्रासाउंड ठीक है, जो टेस्ट है फीमेल के वो भी बिल्कुल नॉर्मल है और हस्बैंड का टेस्ट भी ठीक है, फिर पहला स्टेप होता है दवाइयाँ, जिसमें हम 2 ही दवाइयाँ हैं दुनिया भर में एग्स बनाने की, जो डॉक्टर्स डिफरेंट नामों से दे के आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत एक टिपिकल पैटर्न है पेशेंट्स का, वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिखते हैं, वो 2-3 महीने लेते हैं, उससे प्रेगनेंसी नहीं होती, वो अपसेट होके दे गो टू समवन एल्स, वो वही दवाई नाम चेंज करके लिख देते हैं और एक नई होप। तो प्लीज़ इस तरह कंफ्यूज ना हो। तो मैं अपने पेशेंट्स को पहले ही बता देती हूँ कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। 3 मंथ्स एक दवाई के साथ ट्राई किया जाता है, जो मेंसेस के दिनों में कुछ दिनों के लिए ली जाती है, और फिर डे 12 पे चेक किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि क्या एग्स नॉर्मल बन रहे हैं कि नहीं। अगर पहले महीने ही एग्स नहीं बन रहे तो इस दवाई को हम पहले ही चेंज कर देते हैं, पर अगर इस दवाई से नॉर्मल एग्स बन रहे हैं तो 3 मंथ्स इसका ट्रायल लिया जा सकता है। अगर उससे बात ना बने तो फिर उससे अगला स्टेप दवाई चेंज करना होता है, और फिर लास्ट स्टेप जो है वो इंजेक्शन होता है। अगर एग्स बिल्कुल नॉर्मल बन रहे हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दवाइयों के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय उनको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्यूब्स का टेस्ट। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा पाऊँ तो ये एक नॉर्मल यूट्रस है।
इसमें यहाँ पर ये आप ओवरीज हैं पेशेंट्स की, ये ट्यूब्स हैं और ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब नेचुरल कंसेप्शन होती है, द स्पर्म्स असेंड अप द वजाइना, दे गो अप टू द यूट्रस, दे गो इनटू द ट्यूब, और ट्यूब में जाके एग यहाँ से आके ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी होती है, जहाँ एग्स और स्पर्म्स मीट करते हैं। जब बेबी बन जाता है तो वो ट्रैवल करके ट्यूब के जरिए आके यूट्रस में यहाँ आके इम्प्लांट या जुड़ जाता है, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। ये तो है नेचुरल प्रोसेस। अब होता ये कि अगर आपके एग्स बिल्कुल नॉर्मल बन रहे हैं, स्पर्म्स की रिपोर्ट ठीक है, तो क्या वजह है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही? इसीलिए हमारा इस ट्यूब को देखना बहुत ज़रूरी है। ट्यूब के 2 किस्म के टेस्ट किए जा सकते हैं। एक एक्सरे होता है जिसे HSG कहते हैं आम जुबान में, या सिरोसल्फिंजोग्राम, जो कि थोड़ा सा पेनफुल टेस्ट है, बट येस इट कैन बी डन, और उससे पता लग जाता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। लेकिन अगर आप अपोर्टिंग पेशेंट हैं तो मेरी आपको एडवाइस लेप्रोस्कोपी की इसलिए होगी क्योंकि वो थोड़ा सा जो टेस्ट है वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताता है। जो एक्सरे है वो भी रिलायबल टेस्ट है, बट ये कि वो सिर्फ ये बताएगा कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। और जो लेप्रोस्कोपी है वो ये बता, इट्स लाइक पुटिंग योर आई इन द स्टमक, कि हमने स्टमक के अंदर जो है ना वो आँख ही डाल दी है, स्कोप डाल के देखा जाता है कि ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस, आपकी सारी पेल्विक एनवायरनमेंट कैसी है। कभी कभार कुछ सिचुएशंस में हम इस टेस्ट में हिस्ट्रोस्कोपी भी ऐड करते हैं, जिसमें कैमरा वजाना से डाल के यूट्रस के अंदरूनी एनवायरनमेंट को भी देख सकता है। ये आखिरी टेस्ट है फर्टिलिटी का, जिसमें आप अपनी आंख के जरिए यूट्रस के अंदर देख सकते हैं और पूरी इन्वायरमेंट देख सकते हैं कि सिर्फ ट्यूब्स खुली है कि नहीं। ये तो बताएगा ही बताएगा, ये भी बताएगा कि कोई और ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिसमें यूट्रस में कोई एब्नॉर्मैलिटी होना या एंडोमेट्रियोसिस होना या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ट्यूब्स हैं तो नॉर्मल, लेकिन उनकी जो जड़ाव बना हुआ है उसकी वजह से पोजीशन ऐसी है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ये आखिरी टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट नॉर्मल है, उसके बाद टेस्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इलाज की बारी आ जाती है। अगर ये टेस्ट सब नॉर्मल हो तो फिर दवाइयाँ मज़ीद दी जा सकती हैं। अगर दवाइयों से बात ना बने तो फिर अगला स्टेप उसमें IUI होता है, और आखिरी टेस्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। IUI अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो नेचुरल तरीके से, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्पर्म्स जाते हैं यूट्रस में और यहाँ पर जाके ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है। इस कंडीशन में द ओनली डिफरेंस इज कि हस्बैंड के स्पर्म का सैंपल लिया जाता है और उसे पुटिंग इन सेंट्रीफ्यूग और अच्छे स्पर्म्स को ऊपर निकाल लिया जाता है, और सिरिंज के जरिए, जो इससे भी पतली निब होती है, ये जो होते हैं स्पर्म्स, इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर डायरेक्टली, ताकि जो है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है स्पर्म्स को वो ज़रा कम हो जाए। तो इनका फ़ायदा यूजली उन लोगों को होता है जिनके स्पर्म्स की मोटिलिटी का इशू हो, या ये कि किसी वजह से उनके वजाइनल फैक्टर्स ऐसे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, या वो लोग जिनमें इंटरकोर्स ही पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ वेजिनिस्मस या कोई और कंडीशन। तो ये IUI उन लोगों के लिए है। IUI में बाकी सब कुछ इस तरह से होता है जैसे नेचुरल कंसेप्शन होती है, सिर्फ डिस्टेंस टू ट्रैवल फॉर द स्पर्म्स कम हो जाता है, और यहाँ पर आके हम जब स्पर्म्स को छोड़ते हैं तो यहाँ पर आके ट्यूब में ही हमल होता है, जैसे पहले बताया गया। पर इसके लिए ट्यूब का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चांसेस दुनिया भर में 10 to 15% हैं। जो ज़्यादा कोट करते हैं वो प्रॉब्ली सही बात नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि नेचुरल्स में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। पर ये एक नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, वॉक इन वॉक आउट प्रोसीजर है, और एक नॉन इन्वेसिव ऑप्शन है ART की। सो ये है पहला स्टेप। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कामयाबी ना हो, ऑल्दो ये मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है, तो फिर उससे अगला जो होता है तरीका, वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो कि आखिरी हल है। कुछ कंडीशंस में वो शायद पहला हल हो, अगर आपकी पेशेंट की ट्यूब्स जो है वो ओपन नहीं है, या जो स्पर्म्स की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि नॉर्मल कंसेप्शन हो सके। उसमें 4-5 क्राइटेरिया होते हैं: शेप ऑफ द स्पर्म, उसकी मूवमेंट, काउंट और उसकी शेप। अगर ये सब नॉर्मल है तो फिर IUI या नेचुरल कंसेप्शन या दवाइयों के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। पर जो क्राइटेरिया WHO फॉलो करती है वही फॉलो हम करते हैं। अगर वो फुलफिल ना हो रहे हो तो उससे अगला स्टेप टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी में ये होता है कि हम बहुत सारे, नॉर्मली एक एग बनता है फीमेल में, इसमें हम बहुत सारे एग्स बना लेते हैं इंजेक्शंस के जरिए, जो या तो मेंसेस के सेकेंड डे स्टार्ट किए जाते हैं या लास्ट वीक ऑफ द साइकिल में शुरू किए जाते हैं, डिपेंडिंग के रिपोर्ट्स क्या हैं पेशेंट की। जब बहुत सारे एग्स बनते हैं तो पतली सी नीडल के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए वजाइनली इन एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है लैब के अंदर, एंड द स्पर्म्स एंड द एग्स मीट इन द लेबोरेटरी, जिसके अंदर बेबीज बनते हैं। फिर उनकी बेबीज की जो है वो क्वालिटी चेक की जाती है। जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज बन जाते हैं उनको उसमें फिर ऑप्शन होती है कि उनकी फ्रीजिंग की जाए या एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए। फर्ज करें कि आपके 2 एग्स बनते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग एंड योर चॉइसेस, ये जो है नीडल के जरिए यूट्रस के अंदर रख दिए जाते हैं और फिर कंसेप्शन जो है वहाँ पर हो जाती है।
तो आर्टिफिशियल जो ART टेक्निक्स है उसमें जो स्टेप है ये टेस्ट ट्यूब बेबी का स्टेप है। ये उन लोगों के लिए है जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं या उनकी अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है, कोई ऐसी वजह नहीं है लेकिन उनका IUI भी फेल हो चुका हुआ है और टेस्ट भी नॉर्मल है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। या वो लोग जिनकी एज ऑलरेडी ज़्यादा है, उनके पास बहुत टाइम नहीं है कि वो पहले एक स्टेप फिर सेकंड स्टेप पे जा सकें। तीसरा वो लोग जिनमें एंडोमेट्रियोसिस है या ऐसी कंडीशंस की वजह से जो है वो क्वालिटी ऑफ एग्स नहीं बन रही है या प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल हो रही। या वो लोग जिनमें स्पर्म की एब्नॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है कि नेचुरल या IUI इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसके रिजल्ट 40% होते हैं अगर आपकी एज 35 से कम है या 35 है। जो बात समझने की है वो ये है कि जिन कपल्स की फीमेल की एज 40 हो जाती है उसमें इसी टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट कहाँ 40% से 4 to 5% पे फॉल कर जाते हैं। तो 5 साल का असर ज़्यादा नहीं है लेकिन रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस मेरी है वो ये है कि अगर आपको डॉक्टर ने किसी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF का इलाज बताया है तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपकी एज के ऊपर, फीमेल भी और मेल की एज भी, पर्टिकुलरली फीमेल की एज। तो इसको टाइमली करवा लें बजाय इसके कि आप 40 के बाद डिसाइड करें कि अब हमें टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना चाहिए जबकि आपके रिजल्ट्स बहुत फॉल कर चुके हैं और IVF के साथ भी शायद फ़ायदा ना हो। तो टाइमली ट्रीटमेंट, सही जगह पे ट्रीटमेंट और सही तरीके से ट्रीटमेंट इज़ अ की टू सक्सेस फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन ये बात समझना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम आप किस स्टेज पे हैं और कहाँ पर है और कब इलाज करना है। बहुत जो है देर भी नहीं करनी चाहिए और बहुत जल्दी भी इलाज शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक नॉर्मल कपल हैं तो 80% विल कंसीव विद इन 1 year ऑफ ट्राइंग नेचुरली। तो इस तरह स्टेप वाइज चलें, मिसगाइड ना हो और अपने आप को और अपने घर वालों को मुश्किल में ना डालें, क्योंकि अगर आपका जो है वो एज ऑलरेडी ज़्यादा है या कोई ऐसी कंडीशन से बताया गया है कि आपके एग्स नहीं बन रहे या स्पर्म से क्वालिटी ठीक नहीं है और दवाइयों से काम नहीं बन रहा, तो टाइमली IVF की तरफ जाइए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड सब फर्टिलिटी बेटर। थैंक यू।